नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारतीय नागरिकता वाला टॉपिक आपका हो चुका है, लेकिन आज का जो टॉपिक है दोस्तों वह है आपका मौलिक अधिकार। क्या है मौलिक अधिकार, किस तरीके से आपको याद करना है। देखिए, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कि भारत का जो संविधान है वो उधार भरी वस्तुओं का थैला है। यानी कि हमने जो भी संविधान के स्रोत हैं वो किसी न किसी देश से ले रखे हैं। जैसे कुछ ना कुछ जो भी अच्छे हमें लगते हैं, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल होता मौलिक अधिकार ही टॉपिक है, तो मौलिक अधिकार हमने कहाँ से ले रखे हैं? अमेरिका के संविधान से ले रखे हैं। अमेरिका में एक ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल होता है दोस्तों 4 साल, और भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल होता है 5 साल। नंबर एक बात, चूँकि मैं मौलिक अधिकार आपको पढ़ा रहा हूँ, दो चीज़ होते हैं आपके अधिकार और एक आपके होते हैं कर्तव्य। दोनों पैरेलल चीज़ चल रही है। अधिकार आपको पता होने चाहिए कि मेरे अधिकार क्या हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो वो आपको लेने हैं। उसके लिए आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत। आपको अधिकार का कोई उल्लंघन करता है, आपको अधिकार कोई नहीं देता है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आर्टिकल 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। आइए पढ़ते हैं मौलिक अधिकार होते क्या हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक पेपर में क्वेश्चन तो जरूर आता है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच किया गया है। भाग जो 3 है ना दोस्तों, भाग जो 3 है ये टोटल 22 भाग है। कितने भाग हैं? 22 भाग है। अगर मैं कहूँ कि चलो रिपीट कर दीजिए कौन कौन से भाग में क्या है, तो ध्यान रखिए। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में क्या है? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाग 2 में क्या है? तो आप कहेंगे, फटाफट बताइए। तो भाग 2 में है नागरिकता। 3 तक तो मैं पढ़ा दूं कम से कम। भाग 1 में क्या है? फिर बोल रहा हूँ, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अब भाग 2 में नागरिकता, और भाग 3 में आप पढ़ ही रहे हैं मौलिक अधिकार। आर्टिकल नंबर 12 से 35 के बीच है, ध्यान रखिएगा। 12, 13, अनुच्छेद 12 क्या है? अगर पेपर में आ जाए अनुच्छेद 12 क्या है, अनुच्छेद 13 क्या है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 13 लिख लीजिए। मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण नहीं किया जा सकता, उनको कम नहीं किया जा सकता। ये है आर्टिकल नंबर 13। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। देखिए, ये जन्म कहाँ से हुआ? इंग्लैंड में, अमेरिका में मौलिक अधिकारों का सबसे पहले जन्म हुआ। जब वहाँ के कर्मचारियों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई तो उन्होंने एक पेपर पर अपने अधिकार लिखे कि भाई हमारे ये अधिकार है, हमें मिलने चाहिए। तो उसे ही बोलते हैं अधिकार पत्र। वहाँ से ही मिला है अधिकार पत्र। ध्यान रखिएगा, मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है इसी अधिकार, इसी से ही नींव पड़ी। मैग्ना कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है, पेपर में आता है। प्रयोग कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। देखिए, इंग्लैंड में सबसे पहले ट्रेन चली, ठीक है, सबसे पहले कल कारखाने चले। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। और राष्ट्रीय आपात के दौरान 3 आपात इमरजेंसी बढ़ाई थी मैंने। पहली आर्टिकल नंबर 352, दूसरा यानी कि राष्ट्रपति शासन, ये आर्टिकल नंबर 352 है बाह्य आक्रमण, युद्ध हो जाए। 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। और 360 यानी कि वित्तीय आपात। तो भारत में 3 प्रकार की इमरजेंसी लगती है, जिसमें से पहले नंबर की मैं बताऊँ, अगर भारत में 352 लगता है तो ध्यान रखिएगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, भारत देश में कितने अधिकार हैं? तो आप कहेंगे सर 6 अधिकार हैं। वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार है? 6 हैं। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था तब कितने थे? तब 7 थे। अगर आर्टिकल नंबर 352 लगता है पूरे भारत में या किसी एक राज्य में, तो जहाँ पे भी लगेगा, राज्य में लगे या पूरे भारत में लगे, तो ध्यान रखिएगा वहाँ पर केवल आपको जीने का अधिकार तो होगा, जीवन का अधिकार तो होगा, और कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं होंगी। बाकी आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। यानी कि आपको हो सकता है कि देश को अगर ऐसा लगे तो पकड़ पकड़ के आपको युद्ध के लिए भी बाध्य कर सकती है। भैया लो बंदूक लो हाथ में और जाओ युद्ध लड़ो, ऐसा भी कर सकती है। ये असीमित नहीं है, ये ध्यान रखिए ना। वाद योग्य होते हैं, हाँ, आप इन पर बहस कर सकते हैं। राज्य उन पर युक्तिगत प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? अदालत करती है। भाई सरकार आपके लिए इतने अच्छी योजनाएं बनाते हैं, इतने अच्छे फेवरेबल आपके लिए काम करते हैं, तो क्यों करते हैं? ये आपके अधिकार हैं, वो आपको एहसान नहीं है उनका, ये तो उनका अधिकार, आपका अधिकार है।
मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति, ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 226 के तहत तो जा सकता है हाई कोर्ट, और उच्चतम न्यायालय आर्टिकल नंबर 32 के तहत जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में भी जा सकता है। कमाल की बात, यह आवश्यक नहीं है केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वो वहाँ लेकर जाए। एक ऐसी चीज़ जहाँ मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट जा सकता हूँ हाई कोर्ट, वो है यदि मेरे मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। आप फिर कहोगे सर मौलिक अधिकार है क्या, वो आगे पढ़ेंगे भी मौलिक अधिकार क्या है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 याद रखना, एक 42वां और एक 44वां। 42वां तो मैं आगे दोनों ही पढ़ाऊंगा डिटेल के साथ, तो फिलहाल 44वां याद रख लेना कि 44वां संविधान संशोधन द्वारा हमारा एक अधिकार हटा दिया, संपत्ति का अधिकार हुआ। संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर आपको संपत्ति रखनी है तो आप सरकार को बताएंगे कि आपके पास कितनी संपत्ति है। अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति रखनी है, अधिक से, तो आप उस पर टैक्स दीजिए। तो क्यों? क्योंकि मूल संपत्ति रखना अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है, क्या है, कानूनी अधिकार है। ध्यान रखिएगा, संपत्ति का अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार है। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, इंपॉर्टेंट है। कौन सा अधिवेशन? कराची। अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने दी थी, ध्यान रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार बारदोली की महिलाओं ने दी थी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, नहीं तो महात्मा गांधी जी ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा था कि मौलिक अधिकारों की मांग मूल अधिकारों का प्रारूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही बनाया था। जो अब ये पढ़ रहे हैं आप, ये बनाया था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पहला क्या अधिकार मिले हुए सर हमें? समता या समानता का अधिकार। पुलिस हो, कोर्ट को, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, जो मैंने ना बोला वो भी, समता या समानता का अधिकार मिलेगा आर्टिकल 14 से 18 के बीच। यानी कि आपके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। यानी कि लड़का उसके लिए अलग व्यवहार, लड़की उसके लिए अलग व्यवहार, बच्चा उसके लिए अलग व्यवहार, सभी के लिए समान व्यवहार होगा। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, और सभी को है, लड़का हो, लड़की हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये आपने पढ़ लीजिए। अब मैं डिटेल के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। समता या समानता का अधिकार, व्हाट इज दिस? देखिए, समता समानता का अधिकार का जो है वो आर्टिकल अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद को बोलते हैं इंग्लिश में आर्टिकल, यानी कि विधि के समक्ष समानता, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट के जाना। इसका अर्थ दोस्तों यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। अगर किसी चोरी के लिए सपोज करो 5 साल की सज़ा है, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो कोई भी चोरी करे, चाहे 10 साल वाला लड़का चोरी करे, नहीं सॉरी 19 साल वाला लड़का चोरी करे, 20 साल वाला चोरी करे, ठीक है, क्योंकि 18 साल से ऊपर को वयस्क माना गया है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो उन पर एक समान कानून बनाएगा, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे वो अमीर बाप का औलाद हो, चाहे वो गरीब का हो, सभी के लिए क्या है, समान अधिकार। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? सिर्फ इतना सा पढ़ना है आपको। अनुच्छेद 14 बोलता है विधि के समक्ष समता, यानी कि एक समान कानून। अनुच्छेद 15 क्या है? देखिए, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म आधार के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी भेदभाव आपसे नहीं किया जाएगा। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपका कोई लिंग कुछ भी हो, मतलब स्त्री हो या पुरुष हो, जाति आपकी कोई सी भी हो, जन्म स्थान आप चाहे प्लेन के हों, पहाड़ के हों, चाहे आप बिहारी हों, चाहे आप गुजराती हों, चाहे आप पहाड़ी हों, कुछ भी हो, मतलब XYZ, आप साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा यार ये तो फलाना तो वो है। तो अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति के खिलाफ भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। फॉर्म निकले हुए हैं, कोई भी फॉर्म भर सकता है, सभी को अवसर की समानता है। मेरिट में लाइए नंबर, आपका भी सिलेक्शन होगा, उनका भी सिलेक्शन, सबका सिलेक्शन होगा। यदि पढ़ोगे, मेहनत करोगे, मन लगाओगे तो सभी का सिलेक्शन होगा। तो अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि सरकार जो है राज्य के दिन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। लेकिन उसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की मेरिट देखते हैं आप, थोड़ी कम जाती है। फॉर्म भरने में फीस भी इनकी क्या जाती है, कम जाती है। तो ये क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ये सब चीज़ें क्या हैं। SC ST OBC के लिए अगर आप अलग से, सरकार क्या करती है, इनको अलग से
बेनिफिशियल कुछ प्रॉफिट देती ही देती है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, बीच में सभी के लिए बोल रहा हूँ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब हमारे कुछ भाई बहन या कुछ ग्रुप कह लो पिछड़ गए थे एजुकेशन में, ठीक है, स्वास्थ्य में। तो उनको ऊपर उठाने के लिए क्या किया, इनको अतिरिक्त थोड़ा सा क्या दिया जाता है, लाभ दिया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। एक देखते हो ना, छुआछूत चलता था, इसने इसको टच कर दिया, अरे यार मैं तो गंदा हो गया, ठीक है। तो अस्पृश्यता के उन्मूलन को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। ये नहीं कह सकता कि यार मैं इसको यहाँ नहीं बैठाऊंगा, ये नीचे बैठ के बात करेगा मुझसे। सभी के लिए, कानून के लिए सब समान हैं, यही आप पढ़ रहे हैं, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत। कोई भी उपाधि मान्य नहीं होगी। अब दो उपाधि दी जाती है हमारे देश में। एक होती है सेना में, जो अब दी जाते हैं भारत रत्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, यानी कि सेना में जो दिए जाते हैं। और दूसरा दोस्तों क्या, आपका सेक सेना में। और दूसरा क्या, फटाफट बताइए, विद्या में, एजुकेशन में भी आपको उपाधि मिलती है। बाकी किसी उपाधि का अंत, सभी उपाधि का अंत, देखिए सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अगर कोई भी उपाधि आपको लेनी है तो बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना राष्ट्रपति की नहीं आप ले सकते। अब अमेरिका ने आपको बुला लिया कि लो जी हम ये आपको उपाधि देना चाह रहे हैं, तो आप ले लोगे? नहीं, हमारे लिए वो उपाधि कुछ नहीं है जब तक यहाँ का मतलब भारत देश का हमारा राष्ट्रपति ये ना बोले कि नहीं आप इस लायक हैं, आप लीजिए, हमारा पूरा समर्थन है, तो ही आप ले सकते हैं। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा देखिए भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है, दिया जाता है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दोस्तों दिए जाते हैं। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? आइए एक तो हो गया ख़त्म हमारा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या पढ़ा? विधि के समक्ष समानता, ठीक है। अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक एक है। अब 18 के बाद आता है 19। 19 में देखिए क्या है ऊपर, स्वतंत्रता। इसमें हर प्रकार की स्वतंत्रता आपको मिलेगी। कैसी? मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। अब कितनी प्रकार की? 6 हैं, ठीक है, ये पढ़ लिया आपने। 6 प्रकार की स्वतंत्रता आप एक बार पढ़ लीजिए। 19 का अ मतलब बोलने की स्वतंत्रता, ब मतलब बिना हथियारों के, बिना हथियारों के आप इकट्ठे हो सकते हैं। ये नहीं कि आप हाथ में बंदूक लेके आप इकट्ठे हो जाए ना, आप बिना हथियारों के शांतिपूर्वक तरीके से सभा कर सकते हो, जनसभा कर सकते हो, बैठ के कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो। 19 का संघ बना सकते हो, कोई भी ग्रुप बना सकते हो। आप देखो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लीजिए आप, जो देश के लिए अच्छा हो, आप लोगों के फ़ायदेमंद हो, आप बना सकते हो। 19 का मतलब संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 का ड मतलब किसी भी देश में आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं भी घूम सकते हैं आप, कहीं भी जा सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। 19 का ई किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जा सकते हैं देश के किसी भी क्षेत्र में। आप असम रह लीजिए, तमिलनाडु रह लीजिए, आपके अंदर वो बात होनी चाहिए, आप रह सकते हैं, कोनो दिक्कत क्या है। जैसे नौकरियाँ लगती हैं, सरकारी नौकरी लगती हो सके किसी की रेलवे में नौकरी लग जाए भाई, दिल्ली लग जाए, गुजरात लग जाए, तो कोई दिक्कत नहीं। 19 का जी क्या है? कोई भी व्यापार और जीविका चलन सकता। आप कुछ भी व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं, कुछ भी खाने पीने की चीज़ खोल सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों में आपको लाइसेंस की आवश्यकता जरूर होती है, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा कि 5 ऐसी चीज़ें हैं, 5 ऐसे बिजनेस हैं जिसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी। बाकी आपको कुछ भी खोल सकते हैं, कोई आपको कहने वाला नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 19 का 1 में है। अब अनुच्छेद 20 पढ़िए। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। अगर आप आपका क्या किसी के ऊपर कोई प्रकार का दोष है, दोष का मतलब कोई अपराध आपको फाइनल हो गया कि भाई आप अपराधी हैं, अब पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आ रही है, तो देखिए अब क्या है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सज़ा मिलेगी। ये नहीं है कि आपको अलग अलग सज़ा मिल रही है। लो भाई 5 साल पहले आपने ये चोरी करी थी, 5 साल की सज़ा, अच्छा दूसरी आपने करी थी, दूसरी चोरी, लो भाई 5 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा, ऐसा नहीं, टोटल सज़ा मिलेगी भैया। जो अपराध मिला है उसकी टोटल सज़ा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सज़ा मिलेगी। अब हमारे देश में कानून ही नहीं है 18 साल से कम आयु के बच्चों को वोट देने का या उनको फांसी देने का,
तो नहीं मिलेगी। जो कानून है उसी कानून के तहत सज़ा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर कोई कहे कि इस व्यक्ति का मर्डर मैंने किया, ये चोरी मैंने की, या कोई भी ऐसा बोल दे, तो जब तक हमारा न्यायालय नहीं मानता, तब जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए और प्रूफ ना मिल जाए, ठीक है। आपके कहने से नहीं होगा कि हाँ मैंने चोरी की, हाँ मैंने चोरी की। हो सकता है आप किसी को बचाने के लिए ऐसा बोल रहे हो। तो ये सब था। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल, ध्यान रखना। प्राण, जो आपके प्राण है, जो सांसें चल रही है, और देह जो आपका शरीर है, उसका संरक्षण करती है भारत सरकार। ध्यान रखिए, भारत सरकार मतलब देखिए कोई आम नागरिक मर जाए तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कोई आर्मी पर्सन मर जाए, कोई सेना में है, कोई पुलिस में है, वो मर जाए तो सरकार की कोई जिम्मेदारी तो वैसे है, लेकिन सरकार के ऊपर वो आरोप नहीं लगा सकता कि मैं आपकी वजह से मरा हूँ। लेकिन आम नागरिक मर जाए तो बिल्कुल आरोप लगेंगे। तो अनुच्छेद 21 क्या है, देखिए ये भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराएं। ठीक है, ये सरकार का ही है निर्णय, सरकार का ही अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए ही दोस्तों राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी की स्थापना हुई थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और कब हुई थी? सन 2010 में हुई थी। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठ भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी। बस 2 लाइन याद करनी। एनजीटी की स्थापना कब हुई? 2010 में। क्यों हुई? क्योंकि वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों को के लिए क्या है? उत्तरदायी। इसका काम है भैया ये। अनुच्छेद 21 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से, जैसे कि राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। ध्यान रखिएगा, यानी कि सन 2002 में एक 86वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें साफ साफ कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है? कुछ दशों में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा डिटेल से समझिए। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया, सब कुछ कीजिए, ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया, तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता तो दी जाएगी, चाहे वो कितने बड़ा अपराधी क्यों ना हो। नंबर 1, हिरासत में लेने का कारण उसको बताना होगा, भाई आपको हिरासत में क्यों लिया गया है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय छोड़ दीजिए, 24 घंटे के अंदर उसे दंड अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। ऐसे नहीं उसे उठाया जेल में डाल दिया पुलिस वालों ने, ऐसे नहीं हो सकता। दंड अधिकारी के समक्ष पेश करना होगा 24 घंटे के अंदर और फिर जज साहब जो भी फैसला सुनाए उसी के अनुरूप कार्य होगा। तीसरा, उसे अपने पसंद, हो सकता है वो गिल्टी हो, अपराधी हो या ना हो, वो अलग बात है, वो तो कोर्ट न्यायालय बताएगा, लेकिन उसे अपने पसंद का वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। निवारक निरोध क्या है? ध्यान रखिएगा। देखिए आपने पढ़ा ही होगा निवारक निरोध के बारे में, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा देता हूँ। देखिए आप, कुछ नेता लोग बोल देते हैं कि या किसी राज्य में कोई दंगा भड़क रहा है, ऐसे ही मैं ऐसे समझाने के लिए होता हूँ, और इधर राहुल गांधी जी आ रहे हैं इस दंगे में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं देखने के लिए, समझने के लिए। या हो सकता है कि बीजेपी का कोई कैंडिडेट आ रहा है इस देखने के लिए, और यहाँ का डीएम को पता है कि भैया अगर वो यहाँ आएंगे तो यहाँ पर और दंगे भड़क जाएंगे, कम नहीं होने के, मामला और क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में निवारक निरोध काम आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उस व्यक्ति को दोस्तों क्या किया जाएगा? पकड़ लिया जाएगा, चाहे वो नेता हो, आम नागरिक हो, जो भी हो, चाहे वो कोई भी हो। जैसे कई बार को लोग बोल देते हैं कि मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, ऐसे गुस्से में बोल देते हैं, और यहाँ के अधिकारियों को लगता है कि भाई वाकई में वो, सरकार को लगता है कि ऐसा कर देगा। तो ऐसी स्थिति में निवारक निरोध क्या होगा? यानी कि सीधा साधा मतलब है अपराध करने से पहले ही किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना। ये थोड़ा ही ना कि अपराध हो जाएगा, जब क्राइम हो जाएगा तभी हम काम करेंगे, देश में हालात ख़राब हो जाएंगे तभी हम काम करेंगे, उससे पहले भी तो काम करेंगे, ऐसी स्थिति पैदा ही ना हो। तो ये पढ़ेंगे दोस्तों हम टॉपिक कल। मैं कल ये फाइनल कंप्लीट कर दूंगा आपका मौलिक अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखेंगे दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।